अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कंप्यूटर साइंस के, जो कि अपकमिंग एनईडी के टेस्ट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर 1 एमसीक्यू, जिसमें उन्होंने हमसे कहा भाई इन द रिलेशनल मॉडल अ टपल इज़ इक्विवेलेंट टू। अब टपल अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी ये बात बताई थी डीबीएमएस का, जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पर हमने कहा था भाई टपल जो है वो हम एक वर्ड है रॉ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डीबीएमएस के अंदर हम रॉ के लिए रिकॉर्ड का वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें कंफ्यूज किया इस तरह से कि उन्होंने हमें टपल का एक वर्ड दिया, और अब नीचे मेरे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें टेबल है, रॉ है, कॉलम है और स्कीमा है। अब इसमें से अगर मुझे डीबीएमएस की बेसिक सारी मालूम है तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि टपल जो है वो हम रॉ को कहते हैं। रॉ के लिए हम टपल वर्ड डीबीएमएस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, ये बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस। यानी कि डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, यानी डाटाबेस जब बनाया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ के ज़रिए से आप डिफ़ाइन करते हैं। जिसमें डीएमएल एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ए में, बी में डीसीएल है और उसके बाद डीडीएल है और फिर टीसीएल है। अब हम एक एक करके सारे एमसीक्यूज़ को यहाँ पर देखते हैं और जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने डीएमएल की पहले बात की, तो डीएमएल की फुल फॉर्म हमें मालूम होनी चाहिए, वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है आप सिंपली अपने ऑलरेडी एग्जिस्ट जो भी डाटा है उसके अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उस डाटा के अंदर आप कोई चीज़ नई एंटर कर रहे हैं, उसमें से कोई ऐसा डाटा है जो अब आपकी ज़रूरत का नहीं है, आप डिलीट कर रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी, ये बेसिकली हम कुछ फंक्शंस के ज़रिए से करते हैं, इनको हम कमांड्स भी कहते हैं। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दी। तो इससे मुझे ये ज़ाहिर हुआ कि मैं इसमें डाटा का स्ट्रक्चर तो इसके ज़रिए से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं डीसीएल आ गया। डीसीएल की फुल फॉर्म हमारे पास है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल का मतलब सिर्फ होता है डाटा को कंट्रोल को एक्सेस करना और परमिशन। डाटाबेस में से जो डाटा आप लेना चाहते हैं, जो डाटा आप देखना चाहते हैं, उसकी परमिशन आपके पास हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ज़रिए से भी मैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। तीसरा आपके पास बता रहे हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और मैंने आगे यहाँ पे मेंशन भी किया कि विच इज़ द करेक्ट आंसर, डीडीएल। क्यों करेक्ट आंसर है, चेक कर लेते हैं इसको जल्दी से। पर्पस की बात अगर हम करते हैं तो हम कह रहे हैं भाई डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर। तो उसकी जो डेफिनेशन की पहली लाइन है वहीं पे बात ख़त्म हो गई कि वो डिफ़ाइन कर रहा है, साथ में मॉडिफाई कर रहा है स्ट्रक्चर को। और अगर हम अपने एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में आप नोटिस कर सकते हैं उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि डीडीएल एक ऐसा हमारे पास की है जिसके ज़रिए से हम अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टीसीएल एक और ऑप्शन था जिसका काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हम कुछ फंक्शंस यूज़ करते हैं जिसमें सेव पॉइंट है, रोल बैक है, कॉमेट है। तो ये डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन को बेसिकली सेट करवा रहे होते हैं, यानी इसको हम यूज़ करते हैं डीएमएल को, एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स, नॉट फॉर द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू आ रहा है, बहुत सिंपल है, जिसमें हम कह रहे हैं डैश साइन रिप्रेजेंट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो अगर हमने सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाया है बहुत अच्छे से, सेकेंड ईयर में सब स्टूडेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी फ़र्स्ट लाइन अगर आपको याद हो तो हम लाइन ही शुरू करते हैं प्रोग्राम की, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये जो हैश का सिंबल है बेसिकली, ये सिंबल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मैंने कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये बहुत क्योंकि सिंपल एमसीक्यू है तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। प्रोग्राम की पहली लाइन आपके पास हैश सिंबल से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4, विच सीपीयू रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये बात सीखी थी कि भाई हमारे पास कितने किस्म के रजिस्टर्स हैं कंप्यूटर में काम करने के। तो उसमें मैंने एक बात ये भी बताई थी कि भाई आपका जो सीपीयू है उसमें एक रजिस्टर है जिसका नाम है प्रोग्राम काउंटर।
प्रोग्राम काउंटर का काम ही सिर्फ ये होता है कि CPU ने जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है रैम से, तो वो अब उसका जो एड्रेस है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, वो प्रोग्राम काउंटर अपने पास रख लेता है, कंट्रोल यूनिट को इन्फॉर्म कर देता है और कंट्रोल यूनिट फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहाँ से जाके फैच कर लेता है ईजीली। तो ये याद रखेंगे कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए जो रजिस्टर हम कहते हैं वो है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन साथ साथ नीचे दी हुई है, अगर आपके सुनने में कोई मसला होता है तो आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ भी सकते हैं आसानी से। MCQ नंबर 5, विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द सी। अब हाईएस्ट प्रेसिडेंसी जो है वो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, तो हर ऑपरेटर का अपना कोई ना कोई प्रेसिडेंसी लेवल है। लेकिन ये प्रेसिडेंसी लेवल आप जब अप्लाई करते हैं जब आपके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं, तो याद रखेंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस रखने वाला जो ऑपरेटर है वो है पैरेंथेसिस, वो है पैरेंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 6, MCQ नंबर 6, द कंपोनेंट ऑफ CPU दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है CPU का जो परफॉर्म करता है। बहुत सिंपल, उसका जवाब यहीं मौजूद है, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। MCQ नंबर 7, विच कमांड इज़ यूज टू रिमूव अ टेबल इन SQL। ये बात याद रखेंगे कि यहाँ पर टेबल में से डेटा डिलीट करने की बात नहीं हो रही है, पूरा का पूरा टेबल डिलीट करने की बात हो रही है। तो जब भी कभी आप SQL के अंदर कम्प्लीटली टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसका MCQ जो राइट ऑप्शन जो बनता है वो है ड्रॉप। लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि द ड्रॉप कमांड रिमूव द टेबल एंड इट्स स्ट्रक्चर परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, हम इसमें डिलीट की कमांड नहीं यूज़ करेंगे, इरेज की कमांड नहीं यूज़ करेंगे और रिमूव की कमांड भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप टेबल रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपने ड्रॉप की कमांड यूज़ करनी होगी। MCQ नंबर 8 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एरर्स इन C ड्यूरिंग कंपाइलेशन इज़ कॉल्ड। अब देखें, कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हम कौन कौन से एरर हमारा कंपाइलर जो है वो आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शंस को आप बिल्कुल हटा दीजिए जो कि इसके साथ मिलते ही नहीं है, जैसे कि पार्सिंग नहीं है, लिंकिंग का काम नहीं है, एग्जीक्यूशन जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद CPU करवाता है। तो अब इसमें जो मुझे एरर के हवाले से चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है, सिंटेक्स चेकिंग है। यानी कि C लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब आपने बनाया है तो क्या आपने C लैंग्वेज के सिंटेक्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया या नहीं किया, ये चीज़ हमें बतानी है। तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन सिंटेक्स चेकिंग इंश्योर्स द कोड फॉलोज प्रॉपर ग्रामर रूल्स। अब ये जो मैंने यहाँ पे ग्रामर रूल की बात की है, बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप देखते हैं तो उसके अंदर हमें बताए गए रूल्स के मुताबिक हमें स्ट्रक्चर को लिखना होता है। यानी कि मैं जो अपना कोड लिखूँगा उस कोड को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स के मुताबिक लिखूँगा। तो बेसिकली ये वहाँ पर हम ग्रामर रूल्स कह सकते हैं इसको। MCQ नंबर 9, द शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सिलेक्ट्स विच प्रोसेस टू रन इज। अब ये देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जो पढ़ा था उसके अंदर अगर आपको याद हो तो एक हमने CPU शेड्यूलर का ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन देखा था। तो ये जो शेड्यूलर है बेसिकली इसका काम सिंपल ये होता है कि कौन सा प्रोसेस लाइनअप पे लगा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम की जानिब से जो कि CPU ने नेक्स्ट परफॉर्म करना है। तो ये CPU शेड्यूलर बेसिकली डिसाइड करता है। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, CPU शेड्यूलर डिसाइड विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट बाय द CPU। MCQ नंबर 10, इन C लैंग्वेज विच हेडर फाइल इज़ नीडेड टू यूज़ printf फंक्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि printf फंक्शन हो या scanf फंक्शन हो, ये दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन कौन सी हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, हम जो अपने प्रोग्राम में एक सबसे पहली हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ, वो है #include stdio.h। ठीक है जी, stdio.h की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, और इस हेडर फाइल के अंदर हमारे पास printf का फंक्शन का जो भी डेफिनेशन है वो मौजूद है। अगर मैं printf का फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ और stdio.h को इंक्लूड नहीं करवा रहा तो इसका मतलब ये कि कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर गड़बड़ होगी, आपको एरर मैसेज मिलेगा। MCQ नंबर 11 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वॉलेटाइल मेमोरी।
तो मेमोरी का टॉपिक काफ़ी बड़ा था, हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था। तो मेमोरी के अंदर आप जानते हैं प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर फिर मज़ीद कुछ टाइप्स आती हैं जिसमें हम रैम को कहते हैं कि वो वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो कि टेम्परेरीली आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर हुआ है। जब आप अपना कंप्यूटर शट डाउन करते हैं या किसी वजह से पावर डिस्कनेक्ट होता है तो रैम में मौजूद डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। MCQ नंबर 12, इन DBMS a key that uniquely identifies a record is called। अगर आपको याद हो तो हमने मल्टीपल कीज़ वहाँ पे पढ़ी थी। उन मल्टीपल कीज़ के अंदर एक ऐसी की मैंने आपको बताई थी जो कि डाटा, आपका जो डाटाबेस है उसके अंदर से यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम की यूज़ करते हैं, उसका नाम है प्राइमरी की। ठीक है, और भी बहुत सारी कीज़ थी, फर्दर हम उसको आगे डिटेल में देखेंगे अगर कोई MCQ हमें कीज़ से रिलेटेड मिलता है। तो प्राइमरी की जो है वो स्पेसिफिक है डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। MCQ नंबर 11, द पर्पज़ ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन C इज़ टू। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे स्विच के साथ, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई ये किसी भी लूप से एग्ज़िट करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ पे स्विच भी लिखा हुआ है क्योंकि स्विच एक स्टेटमेंट है। तो अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के बाद लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो एग्ज़िट कर देगा लूप से, हमें बाहर निकाल देगा। और इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर हमें याद है कि भाई मल्टीपल केसेस हैं, हर केस के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया हुआ है। जो भी केस सेटिस्फाई होता है उसके मुताबिक वो उसकी जो भी स्टेटमेंट है उसको रन करेगा और फिर ब्रेक कर देगा। आगे के केसेस को उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। MCQ नंबर 14 की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द CPU डीकोड्स इंस्ट्रक्शन। यानी कि इंस्ट्रक्शन को डीकोड जो कर रहा है CPU का वो कौन सा पार्ट है। तो याद रखिए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम सिर्फ क्या होता है, जस्ट लाइक अ कॉप। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो सिर्फ ट्रैफिक को डायरेक्शन बताता है, कोई काम खुद से नहीं कर रहा होता। इसी तरीके से CPU का ये जो कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, ये सिर्फ आने वाले डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, किस डाटा को किस तरफ भेजना है ये सारी चीज़ें सेटल कर रहा होता है। इसने सिर्फ एज अ मैनेजर काम करना होता है कंट्रोल यूनिट ने। तो डीकोड्स इंस्ट्रक्शन का जो बेसिकली काम हम बता रहे हैं वो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। MCQ नंबर 15, विच DBMS फीचर्स अलाउज मल्टीपल यूज़र्स टू एक्सेस डाटा कॉन्करेंटली। तो याद रखेंगे कि जब मल्टीपल यूज़र्स DBMS को एक्सेस करने लगेंगे तो आप वहाँ पर कॉन्करेंसी कंट्रोल की बात करेंगे, क्योंकि कॉन्करेंसी कंट्रोल, अच्छा अब इसमें देखें हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि भाई बैकअप का काम क्या करता है। बैकअप हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि भाई आपका जो बैकअप है, जो कि इनकरेक्ट आंसर है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन का पार्ट है। तो बैकअप इज़ यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ डाटा। यानी बैकअप का मतलब हम सब जानते हैं, जो मेरे पास डाटा मौजूद है मैं उसको अपने पास एज अ बैकअप भी रखना चाहता हूँ तो मैं कॉपी कर लूँगा दूसरी जगह पे। इसी तरीके से कॉन्करेंसी कंट्रोल, जिसको हम राइट ऑप्शन कह रहे हैं, उसका मतलब ही यही है कि मल्टीपल यूज़र्स एक साथ उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हों, वहाँ पर हम कॉन्करेंसी कंट्रोल लगाते हैं। अब कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब मैंने यहाँ पे पहले भी बता दिया, आप डेफिनेशन में भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द डेटाबेस एट द सेम टाइम विदाउट कन्फ्लिक्ट और डाटा इनकन्सिस्टेंसी। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस काम आता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को एफिशिएंटली अगर हम करना चाह रहे हैं तो फिर हम नॉर्मलाइजेशन को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जॉइन का एक ऑप्शन है, इसका काम सिर्फ क्या होता है, रिट्रीव रिलेटेड डाटा, यानी जो डाटा ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ जो डाटा मिलता जुलता है वो उसको रिट्रीव करके आपको देगा, ये जॉइन का काम है। तो हमें ये पता चला कि हम इसमें बी ऑप्शन को करेक्ट कह रहे हैं जो कि कॉन्करेंसी कंट्रोल है। MCQ नंबर 16 की बात करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल इन्होंने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर मॉड्यूलस, जिसको आप रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, वो यूज़ किया हुआ है। और रिमाइंडर ऑपरेटर का काम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को बताना है। रिमाइंडर को बताना है यानी क्वोशिएंट को हमें यहाँ से दूर रखना है। तो किस तरीके से आप करेंगे भाई इसको, आप बताएंगे 5 डिवाइडेंट है और 2 डिवाइज़र है, 2 टाइम्स मेक्स 4, माइनस करेंगे 1। तो अब मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आया है, 1 आया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मैंने हाईलाइट किया हुआ है एज अ
राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके बीच में मॉड्यूलस का ऑपरेटर ना यूज़ करता, मैं यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ कर लेता, तो उस टाइम पे जो मेरा राइट आंसर बनता वो क्या बनता, 2। ठीक है, ये मैंने इसकी कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर दी है, इसको देख सकते हैं। सॉल्यूशन वही है जो मैंने ऊपर परफॉर्म किया। MCQ नंबर 17, व्हाट डज बायोस स्टैंड्स फॉर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने रोम का जिक्र आपके साथ किया था। तो रोम रीड ओनली मेमोरी है और इसके अंदर जो हमने एक सॉफ्टवेयर रखा है फर्मवेयर नाम का, वो बेसिकली बायोस को परफॉर्म करता है। और बायोस जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कहते हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास है 18, द साइज़ ऑफ ऑपरेटर इन सी रिटर्न्स। अब साइज़ ऑफ ऑपरेटर यानी कि मैं मेमोरी के साइज़ की बात कर रहा हूँ जो कि आपको रिटर्न किया जाता है, मेमोरी साइज़ इन बाइट्स। ये बात याद रखेंगे कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो है वो आप सिर्फ मेमोरी साइज़, वो भी बाइट्स के अंदर होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन यहाँ पे हमने लिखे हैं, इसका ऊपर दिए गए क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वेरिएबल वैल्यू ये नहीं बताता, एड्रेस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कैरेक्टर काउंट भी ये नहीं करेगा। ये सिर्फ साइज़ ऑफ ऑपरेटर है जो कि मेमोरी साइज़ आपको बताएगा इन बाइट्स में। एक्सप्लेनेशन में आप नोटिस कर लेंगे, लिखा हुआ है द साइज़ ऑफ ऑपरेटर इन सी इज़ यूज टू डिटरमाइन द मेमोरी साइज़ इन बाइट्स ऑफ डाटा टाइप और वेरिएबल्स टू कंपाइल टाइम। नंबर 19 MCQ, विच स्टोरेज इज़ फास्टर देन रैम। यानी रैम से भी ज़्यादा फास्ट कौन है। तो आपको याद होगा कि हमने जब कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज वाला पार्ट पढ़ा था, यानी कि मेमोरी वाला पार्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कैशे मेमोरी का भी जिक्र किया था। और ख़ास तौर पे हमने ये बताया था कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस यानी कि उसकी स्पीड को बेहतर बनाने के लिए हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स ने कैशे मेमोरी को बनाया। ठीक है, कैशे मेमोरी रैम और CPU के दरमियान में इस तरह से सेट की गई कि वो डाटा को डायरेक्टली CPU रैम से ना फैच कर सके, उसको इतनी दूर ना जाना पड़े, वो कैशे के साथ कम्युनिकेट करे और कैशे जो है वो रैम के साथ कम्युनिकेट करे, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फास्ट हुई। तो कैशे मेमोरी इसका राइट आंसर है। बाकी रोम आप देख सकते हैं, रोम इसका आंसर नहीं हो सकता। और HDD और SSD इनका तो ताल्लुक़ ही सिर्फ़ और सिर्फ किसके साथ है, अपना हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। नंबर 20, विच सी कीवर्ड्स इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। यानी सी का कीवर्ड कौन सा है जो कि कांस्टेंट को डिफ़ाइन करता है। तो बहुत सिंपल है, कॉन्स्ट कीवर्ड है जिसके ज़रिए से हम कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड आपको सी के जो टोटल 32 कीवर्ड्स हैं उसके अंदर नज़र आएगा, जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल दैट कैन नॉट चेंज। और कांस्टेंट का मतलब आपको पता ही है, ऐसी वैल्यू जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास 21 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली एंड्स अ सी प्रोग्राम। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सी प्रोग्राम को करेक्टली एंड करती है। तो जो हम लास्ट में लिखते हैं स्टेटमेंट, वो रिटर्न 0 है, सब जानते हैं। जैसे हैश इंक्लूड की हमने बात की थी, बिल्कुल उसी तरीके से रिटर्न 0 है। इसके ज़रिए से हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। 22 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम। वैलिड वेरिएबल नेम के लिए ज़रूरी है कि आपको रूल्स ऑफ वेरिएबल याद हों कि भाई वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है या फिर कैसे उसको इनिशियलाइज़ करना है। तो हमने कहा था कि कीवर्ड, जो मैं रूल्स आपको बता देता हूँ साथ साथ, कि कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं एक नाम लिखता हूँ कैपिटल अली इस तरीके से, और एक नाम लिखता हूँ स्मॉल लेटर को यूज़ करके अली, लेकिन अली की स्पेलिंग सेम है और इनके जो लेटर्स लिखने का तरीका है मेरे पास वो कैपिटल और स्मॉल का है, तो इसका मतलब ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे, ये एक ही वेरिएबल काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से स्पेस अलाउ नहीं है वेरिएबल के नाम में, और नंबर अगर आप यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल में तो वो एट द बिगिनिंग आप यूज़ नहीं कर सकते, मिडिल में कहीं पे यूज़ कर लीजिए, लास्ट में कहीं पे यूज़ कर लीजिए। और अगर स्पेस आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर का साइन लगाइए। अब इन्होंने जो MCQ मुझसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम, इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे वेरिएबल्स के तमाम रूल्स मालूम हों और उन रूल्स को मैं एक एक करके ऑप्शन के ऊपर अप्लाई करूँगा और जो ऑप्शन वहाँ पे सेट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप A देख सकते हैं, इसका पार्ट 2 वैल्यू लिखा हुआ है, तो नंबर स्टार्ट में आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता।
दूसरे नंबर पे वैल्यू हैश का सिंबल आ गया। तो हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि कोई स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है वेरिएबल के नेम में, तो हैश का सिंबल आ गया, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता, तो ये मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ। सी MCQ आप देखेंगे तो वैल्यू _2 है। तो अब ये तीनों चीज़ें मेरी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। वैल्यू मैं बिल्कुल ग्रुप ऑफ लेटर को यूज़ करके वेरिएबल बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि आप ग्रुप ऑफ लेटर्स जो यूज़ करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए वो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अंडरस्कोर अलाउ है, ठीक है जी, अंडरस्कोर लगा हुआ है। नंबर अलाउ है लेकिन लास्ट में होना चाहिए, तो नंबर भी लास्ट में मौजूद है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा कि इंट सब जानते हैं कि ये एक रिजर्व वर्ड है, और ये तो सबसे पहले बताया कि रिजर्व वर्ड जो है वो एज अ वेरिएबल नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे MCQ नंबर 23 के ऊपर, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ डबल एम्परसेंड का साइन बना हुआ है इन C++। यहाँ पर C भी कह सकते हैं आप इसको, और C++ दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर तो ये है नहीं, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर हमें याद है टोटल 6 हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। ये आपके पास टोटल 6 हैं नॉट इक्वल टू। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई ये वाला ऑपरेटर बताइए क्या है, तो याद रखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर है ये, जिसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं। ये नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड ऑपरेटर ये कहलाता है। नेक्स्ट MCQ आपके पास 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लूप स्ट्रक्चर इन C। तो लूप स्ट्रक्चर कौन नहीं है आपके पास, यानी कि अगर मैं कहूँ भाई फॉर जो है वो एक लूप है, बिल्कुल सही है। वाइल एक लूप है, बिल्कुल सही है। डू वाइल भी लूप है, सही है। रिपीट जो है वो इसका मतलब नॉट अ लूप स्ट्रक्चर कहलाया, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इनको मैं क्रॉस कर देता हूँ, फॉर, वाइल और डू वाइल, क्योंकि ये तीनों के तीनों लूप हैं जो कि हम C लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, C और C+ दोनों में। 25 MCQ, विच लूप इज़ गारंटीड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। तो आपको याद होगा 3 तरह के लूप थे, जिसमें हमने फॉर लूप की बात की थी, हमने वाइल लूप की बात की थी और डू वाइल लूप की बात की थी। डू वाइल लूप के अंदर आपको याद होगा कि कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक हो रही थी और स्टेटमेंट पहले चल रही थी। डू के बाद जो स्टेटमेंट है वो पहले रन करती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वो लूप है जो कि एक मरतबा लाजमी चलता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो नाम याद रहेगा डू वाइल लूप। MCQ नंबर 27, विच ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने पढ़े थे। इंक्रीमेंट के लिए हम डबल प्लस का साइन यूज़ करते हैं और डिक्रीमेंट के लिए डबल माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो उस लिहाज से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या कहलाया, करेक्ट ऑप्शन। 27, द स्टेटमेंट x इज इक्वल टू y++ मीन्स। अब ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू अगर मैं y++ से इनिशियलाइज़ करवाता हूँ तो इसका क्या मतलब है। तो नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं आप, x इज़ असाइंड y+1, y इज़ इंक्रीमेंट बिफोर असाइनमेंट, y इज़ इंक्रीमेंट आफ्टर असाइनमेंट। तो ये जो बिफोर असाइनमेंट है इसका मतलब ये प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, जबकि अगर आप नोटिस करेंगे तो y के बाद ++ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पोस्ट फिक्स की बात हो रही है। तो आफ्टर असाइनमेंट वाला जो मेरे पास पार्ट होगा वो सही ऑप्शन कहलाएगा। MCQ नंबर 28, अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स रिपीटेडली इज कॉल्ड। यानी वही वाली बात है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगर मैं बार बार चलाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लूप लगाऊंगा, और लूप यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। फंक्शन से ये काम नहीं हो सकता, क्लास से ये काम नहीं हो सकता, वेरिएबल ज़ाहिर सी बात है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, रन्स रिपीटेडली किसी भी ग्रुप ऑफ कोड को चलाना। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, लूप कर सकता है। MCQ नंबर 29, 5 मॉड्यूलस 2। 5 मॉड्यूलस 2 इसका मतलब ये कि मैं रिमाइंडर ऑपरेटर मांग रहा हूँ, तो इसका रिमाइंडर मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसमें आप डिवाइड का ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह पर डिवाइड लगा दूँ तो फिर मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2। मॉड्यूलस को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 के मुताबिक जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी बात। और इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, मॉड्यूलस हटा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी जगह डिवाइड लगा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि टोटल हमारे पास 6 हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो अभी मैंने 4 नाम लिए ये अभी तक आपके सामने नहीं आए।
इसी तरीके से नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। अब इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है, ये इक्वल टू है। प्लस तो रिलेशनल में आ नहीं सकता क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। डबल एम्परसेंड आ नहीं सकता क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इक्वल टू आ नहीं सकता क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मैं इन तीनों को क्रॉस कर रहा हूँ। बी इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 31, अ वेरिएबल मस्ट बी डैश बिफोर इट इज़ यूज्ड, यानी कि जब आप कभी वेरिएबल अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। डिक्लेयर के अलावा जो आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जाहिर सी बात है, डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकता, आउटपुट नहीं करेंगे, इरेज नहीं करेंगे, तो डिक्लेयर करेंगे या फिर इनिशियलाइज़ करेंगे, ये 2 काम कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर का ऑप्शन है, तो इट मीन्स डिक्लेयर इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 32, विच लूप चेक्स द कंडीशन एट द एंड। ये एट द एंड यानी कंडीशन को कब चेक किया जाएगा? कंडीशन को हमेशा डू वाइल लूप लास्ट में चेक करता है, ये बात याद रखनी है आपने। वाइल लूप भी पहले चेक करता है, फॉर लूप भी पहले चेक करता है, सही है। ये डू वाइल लूप आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने एक लाइन लिख दी है। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 33, द डिफ़ॉल्ट स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। तो अब फंक्शन का चैप्टर अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि वो वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर मौजूद होगा वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा, और फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। उसको हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल जो है वो किसी भी फंक्शन के अंदर काम करता है, विद इन द फंक्शन। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास 34 MCQ, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ प्लस इक्वल टू। आपको याद होगा कि मैंने इसके लिए 2 नाम बताए थे। इसको आप अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो लॉजिकल जो है वो सेट नहीं हो रहा, अर्थमेटिक भी सेट नहीं हो रहा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमें नाम नज़र आ गया ऑप्शन के अंदर, तो ये आपका राइट आंसर बना। 35, व्हाट डज़ द ब्रेक स्टेटमेंट डू। ब्रेक स्टेटमेंट का काम सिर्फ क्या होता है, इसमें देख लीजिए, रिपीट्स नहीं कर सकता लूप को, स्किप 1 आइट्रेशन नहीं कर सकता, रीस्टार्ट द लूप ये भी ब्रेक नहीं कर सकता। तो फिर ब्रेक ने क्या करना है, लूप को एग्जिट करना है, यानी लूप को बिल्कुल छोड़ देना है उसने ब्रेक इमीडिएटली एग्जिट द लूप। 36 MCQ देखें, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एन इंट इन मोस्ट कंपाइलर्स। ये जो मोस्ट कंपाइलर का हमने वर्ड यूज़ किया वो इसी वजह से किया कि बाज़ किताबों में ये बताया जाता है कि इंट डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट्स लेता है, ठीक है, जबकि आजकल के जितने भी मॉडर्न हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो इंट डेटा टाइप के साथ कितनी बाइट्स ले रही हैं, 4 बाइट्स ले रही हैं। इसलिए हमने मोस्ट कंपाइलर्स यानी ज़्यादातर कंप्यूटर्स पर जो चलने वाले कंपाइलर्स हैं वो अगर आप वेरिएबल की डेटा टाइप इंट बताते हैं तो वो उसके लिए 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा in the modern system। 37, which of the following is a valid loop। valid loop, अब इसमें देखें, आप ज़रा नाम पे गौर कर लेंगे तो बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ऑप्शन ए के अंदर फॉर लूप यूज़ किया गया वर्ड, और क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ वैलिड लूप की हुई है तो बी, सी और डी को जब आप देखेंगे तो वो तो लूप है ही नहीं, लूप कोई लूप नहीं है, बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आइटरेट कोई लूप नहीं है, नेक्स्ट कोई लूप नहीं है, तो फॉर एक लूप है हमारे पास। तो इस वजह से ए ऑप्शन हमारे पास क्या बना, वैलिड लूप कंस्ट्रक्ट बना। 38, द सिंबल एक्सप्लेनेशन मार्क इक्वल टू मीन्स। तो बहुत अच्छी तरह से हमें याद है, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हम क्या कहते हैं, इसको नॉट इक्वल टू कहते हैं। बहुत सिंपल MCQ है ये तो। 39 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। अब इसमें हमें स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो C लैंग्वेज हो या C++ लैंग्वेज हो, दोनों के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ पे printf से, मैंने यहाँ पे printf लिख दिया और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया, यानी सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और हेलो की जगह पर मैंने printf लिख दिया है। तो अब स्टेटमेंट कौन सा सही है वो बताना है आपको, सी आउट वाला स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट सही है x इज़ इक्वल टू 5, या फिर इंट x इज़ इक्वल टू 5 सही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट, यानी कि जो वैलिड है वो तो रहने दी जाए, जो नहीं है वैलिड वो बताई जाए। तो x को अगर मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, x को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर मैं इसको कंडीशन के तौर पे चेक करता तो मुझे इसमें पैरेंथेसिस लगाने होते। सिर्फ बिना पैरेंथेसिस के x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो ये नॉट वैलिड कहलाया, क्योंकि इसके अलावा जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वो सारे करेक्ट हैं। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन। 40 अ लूप दैट नेवर एंड्स इज कॉल्ड, वो लूप जो कभी एंड नहीं होता, बड़ी सिंपल सी बात है उसको आप, क्योंकि नेस्टेड लूप भी जो है वो एक टाइम पे आके एंड हो जाता है, तो आप इस टाइप के लूप को इनफाइनाइट लूप कहते हैं। बहुत सिंपल है ये भी। 41 पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड कांस्टेंट इन C++। तो कांस्टेंट के लिए आपको याद होना चाहिए कि जब भी कभी आप कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए सिंगल कोटेशन मार्क का होना ज़रूरी है। तो डेटा एक्सप्लेनेशन, फ्लोट इज़ अ डेटा टाइप नॉट अ वैल्यू। अच्छा, नॉट अ वैलिड कांस्टेंट, नॉट अ वैलिड कांस्टेंट, तो आपके पास फ्लोट जो है वो एक वैलिड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो एक आपके पास डेटा टाइप है। 42 विच ऑपरेटर इज़ यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। अब दो वैल्यूज़ को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा। देखें, इक्वल टू तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, और ये सी जो है ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी कोई ऑपरेटर ही नहीं है। डी को अगर आप बात करते हैं तो ये नॉट इक्वल टू में एक ही इक्वल टू लगता है, दो नहीं लगते, तो यहाँ पर डी ऑप्शन के अंदर नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ 2 इक्वल टू लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी कोई ऑपरेटर नहीं है, इसको भी कट कर देते हैं। तो अब सिर्फ हमारे पास रह गया बी ऑप्शन, जिसके अंदर इक्वल टू 2 मरतबा दिया हुआ है, इसका मतलब कंप्यूटर में ये इक्वल टू के लिए यूज़ किया जा रहा है, सो वी कैन यूज़ एज अ कंपैरिजन। 43 द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ फ्लोट वेरिएबल इज़। अच्छा, फ्लोट को डिक्लेयर करना है तो बहुत सिंपल है, वेरिएबल आप जो भी नाम रखना चाहें वो रखिए और साथ में फ्लोट का कीवर्ड लगा दें, सिंपल। बी ऑप्शन आप देखेंगे इंट लिखा हुआ है, नहीं हो सकता, अनसाइंड इंट नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में कह दिया कि भाई फ्लोट वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना है। 44 द कंडीशन इन अ वाइल लूप मस्ट बी। अच्छा, वाइल लूप की कंडीशन में आप ज़रा नोटिस करें कि वाइल लूप की कंडीशन में आंसर मेरा इंटीजर फॉर्म में थोड़ी आएगा, कंडीशन जब टेस्ट होती है तो वो ट्रू फॉल्स पे आंसर आता है उसका, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रिंग में नहीं आएगा, इसी तरह से फ्लोट में डेसिमल में नहीं आएगा। ट्रू फॉल्स का मतलब होता है 1 और 0, तो 1 एंड 0 आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन में आप कह सकते हैं कि बूलियन बेसिकली कहते ही हम सिर्फ और सिर्फ 1 को या फिर 0 को, तो इसीलिए बूलियन एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट होगा इसका वो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि बूलियन में हम ट्रू फॉल्स या 1 और 0 का जिक्र करते हैं। 45 MCQ इन x प्लस इक्वल टू 2 व्हाट हैपन्स, यानी अगर x प्लस इक्वल टू 2 होगा तो इसका क्या मतलब है। तो याद रखेंगे कि x प्लस इक्वल टू 2 का मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि जो मेरे पास ओल्ड वैल्यू है x की उसके अंदर मैं 2 ऐड कर दूं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आप नोटिस करें तो यही लिखा हुआ है 2 इज़ एडेड टू x, ठीक है। लेकिन अगर आप ए ऑप्शन देखेंगे तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन आप देखेंगे तो वो डिक्रीज़ करने के लिए कह रहा है बाय 2, तो ये भी गलत हो गया। और रिमेन्स अनचेंज्ड डी ऑप्शन में बताया जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट कहलाया। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स मल्टीपल वेरिएबल्स इन 1 लाइन, यानी अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है उसका, आप डेटा टाइप बताइए और जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उनको सेपरेट कर दीजिए कॉमा लगा के और लास्ट में सेमीकोलन लगा दें, तो इसके एतबार से आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आया। 47 व्हाट इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बात की कि कांस्टेंट वो वैल्यू जो कि ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज ना हो वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने बाकायदा ए ऑप्शन में पूरा आंसर लिखा है, अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। 48 MCQ विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कौन सा कीवर्ड है जो कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज है या C++ लैंग्वेज है। तो देख लीजिए हमारे पास जितने भी ABC 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से कोई भी ऐसा वेरिएबल हमारे पास डेटा टाइप नहीं है जिसके ज़रिए से मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकूं। सिर्फ एक लास्ट वाला ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है जिसमें इंट दिया है, तो इंट एक वैलिड डाटा टाइप है, इसके ज़रिए से मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूं। तो इस लिहाज से डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बना। 49 व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ पैरिटी बिट इन डाटा, पैरिटी बिट का जो मेन पर्पस होता है वो आपके डाटा में से या एरर को फाइंड आउट करने
के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी बिट को यूज़ करते हैं। याद रखेंगे पैरिटी बिट डाटा में जो एरर है उसको डिटेक्ट करता है, एरर को डिलीट नहीं करता, वो हमें खुद से करना होता है। MCQ नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर एरर डिटेक्शन इन द डाटा ट्रांसमिशन। एरर डिटेक्शन के लिए डाटा ट्रांसमिशन में आप प्रोटोकॉल को तो यूज़ नहीं करेंगे। प्रोटोकॉल तो ऑलरेडी हम कहते हैं भाई सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके ज़रिए से हमारा डाटा मुख्तलिफ डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेट करता है। IP एड्रेस और बैंडविड्थ तो हो नहीं सकता है इसके साथ, तो फिर रह गया आपके पास पैरिटी बिट चेक जिसके ज़रिए से एरर को डिटेक्ट किया जाता है। 51, इन इवन पैरिटी द टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट शुड बी। क्या होना चाहिए? शुड बी टोटल नंबर्स इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे बताएंगे इवन पैरिटी है, टोटल नंबर हमारे पास वंस जो हैं वो इवन अगर होंगे तो ही वो बात बनेगी। देखिए इवन पैरिटी और पैरिटी में फ़र्क क्या है ये समझ लीजिए। इवन पैरिटी के अंदर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट वो इवन होने चाहिए। इसी तरीके से अगर ऑड पैरिटी है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड होने चाहिए इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। इसके बाद 52 MCQ की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द पैरिटी बिट फॉर डाटा 11010110 यूजिंग इवन पैरिटी। अब आप इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करें, वंस को काउंट कर लें कितने हैं, 11 और ये 1 और ये 1, हमारे पास टोटल इसमें 4 वंस हैं। तो 4 वंस हैं तो इसका मतलब ये कि ऑलरेडी इवन है, इवन पैरिटी यहाँ पर उन्होंने मुझे बता भी दिया, और 1 की जो क्वांटिटी है वो भी 4 है। तो इसका मतलब मैं इस पर पैरिटी क्या ऐड करूँगा, 0 ऐड करूँगा। ये देख लें आप, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 53, रोम इज़ एसेंशियल इन अ कंप्यूटर सिस्टम प्रीमरली बिकॉज इट रोम में क्या चीज़ होता है, हमने कहा था फर्मवेयर, जो कि आपका पूरा बूटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। यानी आपके कंप्यूटर को बूटिंग जो उसका पार्ट है वो सारा कंप्लीट करवा रहा होता है, यानी आपके कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प कर रहा होता है। तो इंक्रीज स्पीड रोम का काम नहीं है। कैन बी री रिटन फ्रीक्वेंटली, नो। एक्ट्स एज एन मेन मेमोरी, नो। तो अब आपके पास क्या रह गया, स्टोर्स द बूटिंग प्रोसेस परमानेंटली, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। 54, द मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU फॉर क्विक डाटा एक्सेस इज कॉल्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैशे मेमोरी की जो बात की थी वो डायरेक्टली एक्सेस करता है क्विक प्रोसेस के लिए। तो ना रैम है, ना रोम है, ना SSD है, तो क्या कहलाया भाई, कैशे मेमोरी आपके पास CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है प्रोसेस को क्विक करने के लिए। नेक्स्ट आप आ जाएं 55 पे। रजिस्टर्स आर यूज्ड टू होल्ड द स्मॉल और इमीडिएट डाटा जो CPU यूज़ कर रहा होता है, CPU ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर रहा होता है। याद रखेंगे रजिस्टर्स जो है वो इस एक तो स्मॉल होता है, इसकी कैपेसिटी कम होती है, और दूसरा अपना जो ऑपरेशन इमीडिएट ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है उसके लिए CPU जो है वो रजिस्टर्स को यूज़ करता है। अब इसमें जो मज़ीद मुझे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें स्टोर्स लार्ज फाइल्स है, कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। सी ट्रांसफ़र फाइल्स है, नहीं कर सकता। स्टोर बायोस इंस्ट्रक्शन, बायोस तो रोम में होती हैं। तो ये वो तमाम रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम बी ऑप्शन को करेक्ट आंसर कह रहे हैं, क्योंकि आपको रजिस्टर की डेफिनेशन अगर याद है तो आप इजीली करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। 56, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ टिपिकली एम्बेडेड इनटू द मदरबोर्ड एंड कंटेन्स द फर्मवेयर। अब रोम जो है वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर एम्बेडेड होती है और इसके पास जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम फर्मवेयर है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस लिहाज से इसका जो आंसर बना वो रोम इसका करेक्ट आंसर बना। 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू फिज़िकल स्क्रैचेस। तो याद रखेंगे वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि कौन सा ऐसा मेरे पास पार्ट है, ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा फ़िज़िकली स्टोर हो रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप देख लें कि फ़्लैश ड्राइव में इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, क्लाउड में भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। रैम तो हमारे पास फ़िज़िकल स्टोरेज है लेकिन इसमें डाटा जो है वो टेम्परेरीली है और वॉलेटाइल है। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो CD और DVD है, क्योंकि CD और DVD के ऊपर जब स्क्रैचेस आ जाते हैं तो डाटा को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। MCQ नंबर 58, MS-DOS इज़ MS-DOS आपको याद है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने कहा था माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया और ये सिंगल यूज़र कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इसके अलावा नीचे जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर कहलाया। 59 विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे थे तो इसमें हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि लिनक्स जो है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। इसका सोर्स कोड गूगल पे आप जाके इसका सोर्स कोड देख सकते हैं, और उसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नए प्रोग्रामर बन रहे हैं वो उसमें अपने हिसाब से कुछ चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो वो उसको करते हैं, उसको रन करवाते हैं, चेक करते हैं, और फिर लिनक्स को जो देखने वाले लोग हैं वो उसको वापस उस फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। तो इस हिसाब से लिनक्स जो है वो इसका सी ऑप्शन राइट कहलाया। 60 यूनिक्स वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। यूनिक्स जो है वो कहाँ पर बना था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया तो उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था यूनिक्स जो है वो AT&T बेल लैब के अंदर बनाया गया था। तो 1970 के अंदर इसको बनाया गया था। तो इसका जो डेस्टिनेशन है वो भी याद रखेंगे, कब बनाया गया था ये भी आपने याद रखना है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट GUI बेस्ड। तो GUI का मतलब तो हम सभी जानते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें से विंडोज़ 11 है, मैक है, ये दोनों बेसिकली GUI बेस्ड है। तो अब जो रह जाता है वो सिर्फ क्या है? MS DOS। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 62 CAD स्टैंड्स फॉर, CAD स्टैंड्स फॉर याद रखेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वो डिज़ाइन जिसको आप कंप्यूटर के ज़रिए से एडिट करते हैं। 63 विच रजिस्टर टेम्परेरीली होल्ड्स डाटा फैच फ्रॉम द मेमोरी बिफोर यूज़। तो जब आप डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करवा रहे हैं फैच करने के बाद, होल्ड्स डाटा फैच फ्रॉम मेमोरी बिफोर यूज़, तो वो डाटा हम कहाँ रखते हैं? MDR में रखते हैं। इसका मतलब है मेमोरी डाटा रजिस्टर। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, होल्ड्स डाटा फ्रॉम रैम बिफोर CPU प्रोसेस इट। यानी कि प्रोग्राम काउंटर की हमने बात की थी कि वो क्या करता है भाई? मेमोरी एड्रेस बता देता है। कंट्रोल यूनिट जब वहाँ से डाटा उठा के रख लेता है अपने पास, CPU अभी उसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं किया स्टार्ट, तो इसका मतलब वो जो होल्ड किया हुआ है जिस रजिस्टर में वो MBR है, मेमोरी डाटा रजिस्टर है। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अपडेटेड बिफोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से पहले कौन अपडेट करेगा? तो प्रोग्राम काउंटर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वही जो है वो होल्ड करता है एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। 65 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट टू सिक्योर इट इज़ कॉल्ड। तो वो जो हमने कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था भाई इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन सेट की जाती हैं। तो जब डाटा एक डिवाइस से निकलता है और दूसरी डिवाइस में पहुंचने से पहले, यानी जो ट्रैवल टाइम है उसके अंदर डाटा आपका क्या हो जाता है? इनक्रिप्ट हो जाता है, जिसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं। तो इस तरह बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 66 व्हाट इज़ रैंसमवेयर। तो याद रखेंगे रैंसमवेयर जो है वो हमारे पास एक सिक्योरिटी है, मेलवेयर है एक टाइप का, जो कि लॉक करता है डाटा को और डिमांड करता है पेमेंट की। यानी आपका डाटा लॉक भी कर दिया जाएगा और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो डाटा लॉक रहेगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर वो डाटा अनलॉक हो जाएगा। इस टाइप के वायरस को हम रैंसमवेयर वायरस कहते हैं। इनक्रिप्ट्स योर फाइल्स एंड आस्क फॉर मनी, ये मैंने रैंसम की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। 67 MCQ व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016। तो याद रखेंगे 2007 के बाद MS Word की जो एक्सटेंशन बनने लगी वो है .docx। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 68 व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS Word। तो याद रखेंगे MS Word के अंदर वो जो जूम स्लाइडर हमारे पास मौजूद होता है राइट बॉटम के ऊपर, उसको जब आप आगे ले जाके देखेंगे तो वो मैक्सिमम 500% तक जाता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। ये बात याद रखनी है आपने। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन, प्रिंटर को तो आप कह सकते हो कि भाई विद इन द कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की बात की जा रही है और जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड इसके ऑप्शन बन रहा है वो मोडेम है, क्योंकि मोडेम के ज़रिए से आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। MCQ नंबर 70 इन द OSI मॉडल विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डाटा। अब देखें यहाँ पे लेयर की बात आ गई है, तो लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी लेयर्स का काम मुझे याद होना चाहिए।
जब आपको सारी लेयर्स का काम याद होगा तो फिर आप ये बता सकते हैं कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है राउटिंग डाटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो है नेटवर्क लेयर। डिटरमाइन द बेस्ट फिजिकल पाथ फॉर द डाटा, लॉजिकल एड्रेसिंग, और इसमें फिज़िकल एड्रेस बताया उन्होंने, मीडियम लाइक केबल्स, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नोड्स, ट्रांसपोर्ट लेयर चेकिंग कर रहा है, एरर को सीक्वेंसिंग देख रहा है, सेशन लेयर जो है वो कम्युनिकेशन सेशन को कंप्लीट करवा रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आपकी इनक्रिप्ट कर रहा है डाटा को और कंप्रेस कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टली एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए से। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बना वो कहलाया नेटवर्क लेयर। ये देखें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 71 विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो डाटा लिंक लेयर, जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में बात की थी, तो ये रिस्पॉन्सिबल है एरर की डिटेक्शन के लिए। डाटा लिंक लेयर, ये बात हमें याद रखनी है जब आप अपने एग्ज़ाम में जाएंगे तो लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक एक लाइन के अंदर ज़रूर पढ़ के जाएंगे। 72 व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम सिंपल क्या होता है, रिलायबल डाटा डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, रिलायबल डाटा डिलीवरी। इसके अलावा जितने भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उसके अंदर डाटा डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर द डाटा। तो याद रखेंगे डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए और सूटेबल पाथ को सेट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो राउटर है। राउटर के अलावा जो डिवाइसेस यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, स्विच है, ब्रिज है और हब है, ये बेस्ट पाथ को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये फिज़िकली आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करवा रहे होते हैं, जबकि राउटर जो है वो फ़िज़िकली कनेक्ट नहीं करवा रहा होता, उसमें हम वाईफाई पासवर्ड के ज़रिए से काम करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो डाटा है वो मल्टीपल पाथ्स राउटर के पास अवेलेबल होते हैं डाटा सेंड करने के लिए, डाटा रिसीव करने के लिए, तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है राउटर वो उसको इस्तेमाल करता है। 74 इन डाटा कम्युनिकेशन व्हाट डज बैंडविड्थ रेफर टू। तो बैंडविड्थ याद रखेंगे कि ट्रांसफ़र, जो डाटा की ट्रांसफ़र स्पीड है ना, उसकी जो कैपेसिटी है उसको कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक रोड है जिसके ऊपर 2 ट्रैक हैं और एक रोड है जिसके ऊपर 2 से ज़्यादा ट्रैक्स हैं, 3 या 4 ट्रैक्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा रवानी से दौड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। इसीलिए हम कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी को हम जो बढ़ाते हैं वो बैंडविड्थ के ज़रिए से बढ़ाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 75 विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द यूज़र एप्लीकेशन। अब यूज़र एप्लीकेशन यानी एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन जो है वो इसको कनेक्ट कौन करेगा, तो एप्लीकेशन लेयर ही उसको कनेक्ट करवाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप लेयर एंड प्रोवाइड द सर्विस टू एंड यूज़र्स। एंड यूज़र जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, ईमेल हो गया, तो हम इन तमाम चीज़ों को एप्लीकेशन के ज़रिए से ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एंड यूज़र यानी मैं डाटा जिसको सेंड कर रहा हूँ वो भी सेम एप्लीकेशन यूज़ करेगा, ठीक है। अगर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ तो उसके पास भी व्हाट्सएप पे रिसीव होगा, तो ये एप्लीकेशन लेयर ही कनेक्ट करवाएगा। 76 विच कम्युनिकेशन डिवाइस जनरेट सिग्नल्स टू एक्सटेंड नेटवर्क डिस्टेंस। तो याद रखेंगे कि आपका जो नेटवर्क डिस्टेंस अगर एक्सटेंड हो जाए तो उसमें हमने हर टावर के ऊपर एक डिवाइस लगाई भी होती है जिसका नाम होता है रिपीटर, और वो रिपीटर क्या करता है, प्रीवियस आने वाले डाटा को चार्ज करता है, उसको बूस्ट करता है और फिर आगे की तरफ वापस रवाना करता है। तो ये रिपीटर जो है वो एक्सटेंड नेटवर्क डिस्टेंस कहलाता है। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन के टोटल 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, जिसमें सेंडर था, रिसीवर था, मैसेज था, प्रोटोकॉल था और मीडियम था, ठीक है। तो ये पांचों यहाँ पे मुझे सी ऑप्शन के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो इसका मतलब आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो जाएगा। 78 MCQ व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इन द OSI मॉडल। तो मेन फंक्शन जो है वो आपके पास OSI मॉडल के अंदर वो डाटा ट्रांसलेशन है एंड इनक्रिप्शन है।
इसके अलावा राउटिंग पैकेट्स नहीं इतना ज़्यादा क्लोज आंसर बन रहा, इस्टेब्लिशिंग सेशन इतना ज़्यादा क्लोज आंसर नहीं बन रहा। सबसे ज़्यादा जो क्लोज है वो डाटा ट्रांसलेशन है एंड एनक्रिप्शन है, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आपके पास ट्रांसलेट भी करता है डाटा को, हैंडल एनक्रिप्शन भी करता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर की बेसिकली इसके अंदर वर्किंग पूछी गई थी, तो अगर हमें अच्छे से डेफिनेशन याद है उसकी तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। 79 MCQ, विच स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर सिलेक्शन इन सी। तो आपको याद होगा कि हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो एक पूरा चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने सीक्वेंस की बात की थी, सिलेक्शन की बात की थी और आइट्रेशन की बात की थी। सीक्वेंस जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता चला जाता है। सिलेक्शन के अंदर वो ये चेक करता है कि कंडीशन लगी है, कंडीशन में इफ़ कंडीशन जब आप अप्लाई करते हैं तो कंडीशन के लगते के साथ ही हम ये देखते हैं भाई ट्रू है या फॉल्स है, और उसके मुताबिक फिर स्टेटमेंट रन करती है। तो इसका मतलब जो कीवर्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है इफ़ कीवर्ड, जिसके ज़रिए से मैं सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइट्रेशन स्टेटमेंट इन सी। तो आइट्रेशन हम जानते हैं लूप का पार्ट है, तो लूप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं ऑप्शन देख लें। इफ़ लूप नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है। फॉर जो है वो एक लूप है जो कि आइट्रेशन बनाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 81, व्हाट डज़ द स्कैनफ फंक्शन डू इन द सी। तो आपको याद होगा स्कैनफ फंक्शन हम जब लगाते हैं जब मुझे यूज़र को इन्वॉल्व कर बनाना है, मुझे यूज़र से कोई इनपुट वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से हम स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ये आपका बना राइट आंसर बी ऑप्शन। MCQ नंबर 82, विच फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी। तो प्रिंटफ हमने फंक्शन पढ़ा था, बहुत सिंपल था। जब भी कभी मुझे डिस्प्ले देना है आउटपुट के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे एक आउटपुट फंक्शन यूज़ करना होगा जो कि हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के इन्होंने जितने भी दिए हैं, स्कैनफ इनपुट फंक्शन है, नहीं यूज़ हो सकता। प्रिंट और डिस्प्ले कोई फंक्शन नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर, इस वजह से ये तो वैसे ही कट डाउन हो गए। MCQ नंबर 83, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर अ वाइल लूप इन सी। वाइल लूप का जो करेक्ट सिंटैक्स है वो क्या होता है, तो आपको पता है वाइल लूप के अंदर हम वाइल कीवर्ड लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद लूप की बॉडी स्टार्ट करते हैं। लूप की बॉडी जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टार्ट होती है। तो अब ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वाइल कीवर्ड, कंडीशन इन द पैरेंथेसिस और आपके कर्ली ब्रेसेस के बाद यानी बॉडीज़ के बाद, तो ये तीनों चीज़ें अगर मेरे किसी ऑप्शन के ऊपर सेट बैठ रही हैं तो इसका मतलब वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नोटिस कर लें आप, यहाँ पे ए ऑप्शन है, इसके अंदर वाइल कीवर्ड तो यूज़ हुआ लेकिन ये पैरेंथेसिस के अंदर नहीं है। इसी तरीके से बी जो है उसके अंदर वाइल कीवर्ड यूज़ हुआ लेकिन इसमें पैरेंथेसिस भी है और आपके पास कर्ली ब्रेसेस भी मौजूद है, तो इट मीन्स कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बना। ओके जी, MCQ नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन सी। अब यहाँ पर डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वैलिड डाटा टाइप की जब आप बात करते हैं और नॉट वैलिड डाटा टाइप, यानी अब मुझे इसमें से वो डाटा टाइप निकालनी है जो कि मैंने कभी सुनी नहीं है। जैसे कि आपने जो नॉर्मली डाटा टाइप सुनी है वो इंट है, फ्लोट है, चार है, फिर इंट की टाइप से अनसाइंड है, अपना साइंड इंट है, लेकिन स्ट्रिंग डाटा टाइप आपने कभी भी नहीं सुनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो राइट आंसर बना वो स्ट्रिंग है। MCQ नंबर 85, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड इंट x इज इक्वल टू 7। प्रिंटफ करके हमने बाकायदा एक और स्टेटमेंट बताई है, यानी कि हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट बताई है। पहले तो मैंने x को इनिशियलाइज़ किया डाटा टाइप इंट के साथ, 7 से इसको इनिशियलाइज़ किया। दूसरा फिर मैंने कहा प्रिंटफ %d विच इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर आप लोगों को याद हो, और x जो है वो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू को हम ले रहे हैं। तो अब इस स्टेटमेंट से बेसिकली होगा क्या, मतलब आउटपुट पे क्या नज़र आएगा, तो याद रखेंगे आउटपुट पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 7 नज़र आएगा और कुछ नज़र नहीं आने वाला। ठीक है, तो %d प्रिंट्स द इंटीजर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x विच इज़ 7। MCQ नंबर 86, विच लूप इज़ गारंटेड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। तो याद रखेंगे कि एक मरतबा जो लूप चलता है कम से कम बिना कंडीशन को टेस्ट किए वो डू वाइल लूप ही होता है। नेक्स्ट आपके पास 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे बड़ा अच्छा ऑप्शन हमें फ्लोट नाम से ही मिल रहा है, और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि वेरिएबल में ऐसी वैल्यू को स्टोर करवाया जाए जो कि डेसिमल प्लेसेस वाली हों, लाइक 23 पॉइंट समथिंग,
ठीक है, इस टाइप की वैल्यू, यानी डेसिमल प्लेस उसके अंदर, डेसिमल वैल्यू उसमें अंदर होनी चाहिए। MCQ नंबर 88, विच स्टेटमेंट अलाउज मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन अ वेरिएबल इन C। तो अब मल्टीपल चॉइसेस का मतलब ये कि मेरे पास कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए से मैं मल्टीपल केसेस को रन करवा सकता हूँ। ये जो मल्टीपल चॉइस की इन्होंने बात की, मल्टीपल केसेस कहना चाह रहे हैं बेसिकली। तो आपको याद होगा कि इफ़ में तो हम एक ही कंडीशन लगाते हैं, वाइल हमारे पास एक बॉडी है जो कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर है और उसको मल्टीपल टाइम चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। गो टू जो है वो एक अनकंडीशनल है, डायरेक्टली किसी भी एक लेबल नंबर के ऊपर आप जो है वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो वहाँ पे मूव कर जाता है। तो स्विच स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मल्टीपल केसेस को रन करने में हमारी हेल्प करती है। 89 MCQ, व्हाट डज IDE स्टैंड्स फॉर। तो IDE हमें याद है अच्छी तरह से, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने में हमारी हेल्प करता है। और जैसे कि DevC++ एक IDE है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। MCQ नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन IDE। तो नोटिस कर लीजिए कि IDE की एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यानी कि IDE वो इन्वायरमेंट है, वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपना C लैंग्वेज का या मल्टीपल किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो DevC++ यहाँ पे राइट ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि नोटपैड कोई IDE नहीं है, विंडोज़ IDE नहीं है और फाइल एक्सप्लोरर भी IDE नहीं है। MCQ नंबर 91, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन IDE। तो पर्पस IDE का सिंपली क्या होता है कि भाई हम उसके ऊपर जाके प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं और वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, फिर उसके बाद उसको डिबग कर रहा होता है। तो डिबगिंग और राइटिंग ये दोनों ऑप्शन हमारे IDE के होते हैं। MCQ नंबर 91, इन C विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर डिवीजन। तो बहुत सिंपल MCQ आया है ये हमारे पास। डिवीजन के लिए हम C ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, एक सिंपल स्लैश का साइन जो है वो डिवीजन को परफॉर्म करवाता है। MCQ नंबर 93, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 9 मॉड्यूलस 4। अब ये मैंने नंबर चेंज कर दिया है, 9 मॉड्यूलस 4 यानी कि वही रिमाइंडर ऑपरेटर मांगा जा रहा है। तो 4 को 2 टाइम्स आप करते हैं तो 8, तो रिमाइंडर में हमारे पास आ रहा है 1। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 94 MCQ, what is the maximum speed at which data can be transmitted over a communication channel। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बैंडविड्थ की डेफिनेशन आपको बताई थी, तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो हमारे पास बैंडविड्थ के ज़रिए से ही हमें मिल सकती है डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के दौरान। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ उतनी बेहतर कम्युनिकेशन आपकी होगी। MCQ नंबर 95, which unit is used to measure the data transfer rate। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट हमेशा याद रखेंगे, उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो है बिट पर सेकंड। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जैसे आप लेंथ की बात करते हैं तो उसमें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आप कोई वेट की बात करते हैं तो ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटर के अंदर मैं डाटा ट्रांसफ़र रेट की बात करता हूँ, उसको मेजर करने की बात करता हूँ, तो वहाँ पर हम बिट्स पर सेकंड को यूज़ करते हैं। MCQ नंबर 96, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सेंड्स डाटा इन वन डायरेक्शन ओनली। ये तो बहुत सिंपल है, अगर आपको याद हो डायरेक्शन ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन इज़ आर सिंप्लेक्स था, फुल डुप्लेक्स था और हाफ डुप्लेक्स था। तो सिंगल जो हमारे पास वन डायरेक्शन के अंदर भेजे जाने वाला डाटा है वो सिंप्लेक्स कहलाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 97 MCQ, विच कम्युनिकेशन डिवाइस एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट फॉर अ स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। तो टोपोलॉजी आपको याद होगा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं आप इसको, और ये कनेक्ट किए जा रहे हैं। अगर मैं स्टार टोपोलॉजी की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है फिर मुझे एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसके साथ बाकी के तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट हों। तो सिंप्लेक्स का तो इसके साथ कोई काम है ही नहीं, बन ही नहीं सकता। राउटर जो है वो डिवाइसेस को फिज़िकली कनेक्ट नहीं करवाता। ब्रिज जो है वो हमारे पास 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए होता है, जबकि स्टार टोपोलॉजी की बात हो रही है तो इसका मतलब स्विच जो है वो मेरे पास राइट ऑप्शन है। 91, अ फायरवॉल इज़ अ प्राइमरीली यूज्ड फॉर। अच्छा, फायरवॉल हर कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है। इसका काम सिंपल क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक को देखना और सिक्योरिटी रूल्स को सेट करना।
यानी कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो वाइल यूजिंग एनी साइट, कोई ऐसी हार्म चीज़ें जो आपके कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो रही है तो उसको रोकना, थ्रेट से आपके कंप्यूटर को बचाना, वायरसेस से बचाना, ये बेसिकली काम किसका है? फायरवॉल का है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बना। MCQ नंबर 99, व्हाट विल printf %6d, 42 डिस्प्ले। देखें ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, printf से ये स्टार्ट हो रही है और इसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आम फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, बल्कि वो फील्ड विद फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और फील्ड विद फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये होता है कि वो राइट साइड से जो भी आप नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं उतना डिस्टेंस दे जो मैंने फील्ड में नंबर यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 6D हमने यूज़ किया है, तो इसका मतलब फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द CPU, फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द मॉनिटर आपको 6 प्लेसेस चाहिए। अब वो 6 प्लेसेस के अंदर मुझे 42 भी चाहिए, तो 42 जो है वो लास्ट के 2 प्लेसेस के ऊपर आएगा और जो स्टार्टिंग की आपकी 4 प्लेसेस होंगी वो एम्प्टी होंगी, बिल्कुल किस तरह से, लाइक ऑप्शन बी की तरह। इसकी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। 42 इज़ अ फील्ड विथ ऑफ 6 कैरेक्टर्स राइट अलाइंड। दूसरा कह रहे हैं सिंस 42 हैज़ 2 डिजिट्स इट विल ऐड 4 स्पेसेस इन फ्रंट, यानी 42 से पहले वो 4 स्पेसेस को छोड़ देगा और उसके बाद फिर उसको प्रिंट करेगा। MCQ नंबर 100 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्लस प्लस ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। यानी कि मैं यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ और इंक्रीमेंट पे भी मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है और मैंने ए की वैल्यू बताई है 5। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि कंपाइलर पहले वैल्यू ऐड करेगा और उसके बाद फिर उसको डिस्प्ले करेगा। तो 5 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास एक्शन बनता है क्या? 6। ठीक है, प्रीफिक्स है तो मेरा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 6। ये ए इज़ इक्वल टू 6 में यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।